हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगंदर यानी कि फिस्ट्यूला, एनल फिस्ट्यूला के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भगंदर क्या होता है। तो दोस्तों, भगंदर यानी कि फिस्ट्यूला अंगों या नसों के बीच एक असामान्य जोड़ होता है और यह ऐसे दो अंगों या नसों को जोड़ देता है जो कि प्राकृतिक रूप से जुड़े नहीं होते हैं, और जैसे कि आंत व त्वचा के बीच में या फिर योनि व मलाशय के बीच में। फिस्ट्यूला के कुछ प्रकार होते हैं, लेकिन इसका सबसे आम प्रकार होता है भगंदर यानी कि एनल फिस्ट्यूला। भगंदर एक छोटी नली समान होता है जो कि आंत के अंत के भाग को गुदा के पास की त्वचा से जोड़ देता है, और यह आमतौर पर तब होता है जब कोई इन्फेक्शन सही तरीके से ठीक नहीं हो पाता। ज़्यादातर भगंदर आपकी गुदा नली में पस के इकट्ठा होने से होते हैं, यानी कि मवाद के इकट्ठा होने से, और यह मवाद त्वचा से खुद भी बाहर निकल सकती है या इसके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता भी हो सकती है। भगंदर तब होता है जब पस का त्वचा से बाहर आने के लिए बनाया गया रास्ता खुला रह जाता है या फिर वह ठीक नहीं हो पाता। तो इसके लक्षण होते हैं दर्द, सूजन, सामान्य रूप से मल आने में बदलाव होना और गुदा से रिसाव होना। और इसकी जांच के लिए डॉक्टर आपका एक शारीरिक परीक्षण करते हैं जिसमें आपके गुदा और आसपास की जगह में भगंदर की जांच की जाती है, और भगंदर के इलाज के लिए सर्जरी की जा सकती है जिसमें संक्रमित जगह से मवाद को निकाला जाता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके प्रकारों की। तो दोस्तों, भगंदर को कुछ आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये होते हैं सामान्य या जटिल, यानी कि एक या एक से ज़्यादा भगंदर होने को सामान्य या जटिल फिस्ट्यूला के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उसी तरह से एक होते हैं कम या ज़्यादा, यानी कि लो और हाई। तो भगंदर होने की जगह और स्फिंक्टर मांसपेशियों से उसकी नज़दीकी के आधार पर उसे कम या ज़्यादा में वर्गीकृत किया जाता है। स्फिंक्टर मांसपेशियां जो है वो दो अंगूठी जैसी मांसपेशियां होती हैं जो कि गुदा को खोलती और बंद करती है। और अब बात करते हैं फिस्ट्यूला के लक्षणों की। तो दोस्तों, गुदा में बार बार फोड़े होना, गुदा के आसपास दर्द और सूजन होना, मल करने में दर्द होना, साथ ही साथ ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव का होना, गुदा के पास एक छेद से बदबूदार और खून वाली पस निकलना यानी कि मवाद निकलना, और मवाद निकलने के बाद जो दर्द है वो कम हो सकता है। बार बार मवाद निकलने के कारण गुदा के आसपास की त्वचा में जलन होना, बुखार होना, ठंड लगना और थकान महसूस होना, कब्ज होना, सूजन होना। और अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। दोस्तों, बात करते हैं कि भगंदर जो है वो क्यों होता है, इसके होने का क्या कारण है। तो दोस्तों, ज़्यादातर भगंदर गुदा में फोड़ा होने के बाद होते हैं, और यह तब हो सकते हैं अगर फोड़े से पस निकलने के बाद वह ठीक नहीं हो पाता। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हर 2 से 4 लोग जिन्हें गुदा में फोड़ा हुआ है उन्हें भगंदर होंगे। इसके कुछ असामान्य कारणों की बात करें तो एक तो है क्रॉन रोग, जो कि एक लंबी चलने वाली बीमारी है जिसमें कि पाचन तंत्र में सूजन हो जाती है। दूसरा है डायवर्टिकुलाइटिस, जो कि बड़ी आंत की परत में बनने वाली थैलियों की सूजन है। साथ ही साथ गुदा की आसपास की त्वचा में फोड़े और दाग पड़ना, टीबी या एचआईवी से संक्रमित होना, या फिर गुदा के पास हुई कोई सर्जरी उसकी जटिलता के स्वरूप भी भगंदर हो सकता है। और अब बात करते हैं कि कौन से लोगों को ये भगंदर होने के जोखिम ज़्यादा होते हैं। तो जिनको शुगर या डायबिटीज़ है, या जो धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, जिनको मोटापा है, एचआईवी हो, या गुदा में पहले कभी चोट लगी हो, या फिर पहले कभी गुदा के आसपास के क्षेत्र में रेडिएशन थेरेपी हुई हो, ऐसे लोगों में भगंदर होने के जोखिम ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इससे बचा कैसे जाए, मतलब इसको होने से कैसे रोकें। तो अगर आपको एक बार फिस्ट्यूला हुआ है तो आप कुछ तरीकों से आगे इससे बच सकते हैं, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में फाइबर लीजिए। अगर आपको कब्ज़ है, सख्त या फिर सूखा मल आ रहा है तो आपको भगंदर होने का खतरा हो सकता है। अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर लेने से, खासकर फलों और सब्जियों से, आप कब्ज़ से बच सकते हैं। जब तक आपको मुलायम और पहले से अधिक मल न आने लगे तब तक फाइबर का सेवन धीरे धीरे बढ़ाते रहें। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं जिससे पेट में सूजन और गैस नहीं होगी। दूसरा है कि तरल पदार्थ लें। तरल पदार्थ लेने से कब्ज़ से बचा जा सकता है क्योंकि इससे मल मुलायम होता है और मल करने में आसानी होती है। गर्मी के मौसम में और ज़्यादा शारीरिक गतिविधि करते समय अधिक तरल पदार्थ पिएं। अधिक मात्रा में शराब और कैफीन पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। उसके बाद व्यायाम करें। कब्ज़ होने का सबसे सामान्य कारण होता है कम शारीरिक गतिविधि करना। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करने का प्रयास करें जिससे कि आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा और आप फिट रहेंगे। मल को अधिक देर तक ना रोकें। जब आपको मल करने की भावना हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें, और ऐसा करने से मल की भावना देने वाले शरीर के संकेत कमज़ोर हो सकते हैं, और आप मल को जितने अधिक समय के लिए रोकेंगे वह उतना ही सूखा और सख्त होता जाएगा जिससे कि मल करने में कठिनाई होगी।
अन्य आदतों की बात करें तो कुछ तरीकों से कब्ज़ की समस्या कम हो सकती है और गुदा नली पर तनाव कम हो सकता है, जैसे कि टॉयलेट में मल करते समय पर्याप्त समय लें, लेकिन बहुत अधिक देर तक टॉयलेट पर ना बैठें। मल करने के लिए ज़्यादा जोर ना लगाएं। गुदा के क्षेत्र को सूखा रखें और हर बार मल करने के बाद अपने आप को सही तरीके से साफ करें। मुलायम और बिना डाई वाले और बिना सुगंध वाले टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करें और दस्त का इलाज करवाएं। साथ ही साथ लैक्सेटिव दवाएं लें। अगर केवल फाइबर लेने से कब्ज़ से आराम नहीं मिल रहा है तो लैक्सेटिव लिए जा सकते हैं। बल्क फॉर्मिंग जो लैक्सेटिव होते हैं या फाइबर की खुराक लेने से कब्ज़ की समस्या ठीक होती है। और अब बात करते हैं कि इसकी जांच कैसे होती है। तो अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको फिस्टुला है तो आपके डॉक्टर आपसे पहले हुई बीमारियों के बारे में पूछेंगे और आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे। कुछ फिस्टुला का पता लगाना आसान होता है और कुछ का कठिन। कभी कभी यह खुद ठीक होकर फिर से भी हो जाते हैं। आपके डॉक्टर रिसाव और रक्तस्राव के लक्षणों की जांच करेंगे और वह आपके गुदा की जांच भी कर सकते हैं। आपके डॉक्टर एक्सरे और सीटी स्कैन जैसे परीक्षणों के लिए आपको एक विशेषज्ञ के पास भेज सकते हैं और आपको कोलोनोस्कोपी की आवश्यकता भी हो सकती है। इस परीक्षण में आपके गुदा में एक कैमरे वाली ट्यूब डाली जाएगी, जिससे कि आपके गुदा और मलाशय के अंदर के हिस्से को देखा जाएगा और इस परीक्षण के दौरान आपको सुला दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इलाज की। तो बगंदर के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है और इसे दवाओं से ठीक नहीं किया जा सकता। एक सामान्य बगंदर जो कि आपके गुदा के ज़्यादा नज़दीक नहीं है, उसके लिए डॉक्टर बगंदर की नली की त्वचा और आसपास की मांसपेशियों में एक चीरा लगाएंगे, जिससे कि उसके बाद वो घाव बढ़ जाएगा। सामान्य बगंदर बिना स्फिंक्टर मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाए ठीक किया जा सकता है, लेकिन जटिल बगंदर को ठीक करने में जोखिम बढ़ जाता है। अगर स्थिति जटिल हो तो बगंदर के इलाज के लिए डॉक्टर इसके छेद में एक ट्यूब डालते हैं और इसे हम बोलते हैं सेटन, और यह रबड़ की बनी होती है। सेटन जो है वो संक्रमित तरल पदार्थ को सोखने का काम करती है और इसमें 6 सप्ताह या उससे ज़्यादा समय लग सकता है। और बगंदर के स्थान के आधार पर डॉक्टरों को आपकी स्फिंक्टर मांसपेशियों को काटने की आवश्यकता हो सकती है, जो कि गुदा को खोलने व बंद करने वाली मांसपेशियां होती हैं। डॉक्टर कोशिश करेंगे कि इन मांसपेशियों को नुकसान ना हो, लेकिन इससे सर्जरी के बाद मल को नियंत्रित करने में कठिनाई हो सकती है। और इसके इलाज के लिए 3 तरह की सर्जरी की जा सकती है। पहली है फिस्टुलोटॉमी, जो कि बगंदर का सबसे सामान्य इलाज है, जिसमें बगंदर की ट्यूब को काटकर खोला जाता है और इससे बगंदर ठीक होने की संभावना अधिक होती है और यह फिर से बगंदर होने से रोकता है। हालांकि कुछ जटिल मामलों में इससे स्फिंक्टर मांसपेशियों को नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है फिस्टुलेक्टॉमी। जब पूरे बगंदर को काटकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो उस सर्जरी को फिस्टुलेक्टॉमी कहा जाता है। यह इलाज जटिल स्थिति में सबसे अच्छा माना जाता है और हालांकि फिस्टुलेक्टॉमी के कुछ नुकसान भी होते हैं। सर्जरी के बाद रोगी को ठीक होने में 4 से 6 सप्ताह लग जाते हैं, जो बाकी सर्जरी के बाद ठीक होने के समय से अधिक हैं, और इस सर्जरी से मल न रोक पाना जैसी समस्या हो सकती है। तीसरा है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र में बगंदर या स्फिंक्टर मांसपेशियों को काटने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कि मल न रोक पाने की समस्या का खतरा कम हो जाता है और सर्जरी के बाद ठीक होने में भी कम समय लगता है। सर्जरी के बाद अपनी देखभाल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। बगंदर की सर्जरी के बाद डॉक्टर द्वारा बताई गई दर्द निवारक दवाएं और एंटीबायोटिक दवाएं लें। डॉक्टर से बात किए बिना अपनी मर्जी से मेडिकल स्टोर से जाकर कोई दवा ना लें। दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी से नहाएं। बगंदर के ठीक होने तक अपने गुदा के क्षेत्र में पैड पहनें। डॉक्टर के बोलने के बाद ही अपने रोज़मर्रा के काम शुरू करें। फाइबर युक्त आहार लें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिए और मल को मुलायम बनाने के लिए लैक्सेटिव लें। दोस्तों अब बात करते हैं इससे होने वाली जटिलताओं की। तो बगंदर की ज़्यादातर जटिलता उसकी सर्जरी से होती है, जिसमें 2 हैं। पहला तो है इन्फेक्शन। तो किसी भी प्रकार की सर्जरी से इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। बगंदर की नली में मौजूद इन्फेक्शन कभी कभी शरीर के अन्य अंगों में भी फैल सकता है और अगर ऐसा होता है तो आपको एंटीबायोटिक दवाएं लेने की आवश्यकता हो सकती है। और दूसरा है मल पर नियंत्रण होना। कुछ दुर्लभ मामलों में सर्जरी से स्फिंक्टर मांसपेशियों को नुकसान हो सकता है, जिससे कि आप अपने मल करने पर नियंत्रण हो सकते हैं और ऐसा होने की संभावना आपकी सर्जरी के प्रकार व बगंदर के स्थान पर निर्भर करती है। अगर आपको सर्जरी से पहले भी यह समस्या थी तो सर्जरी के बाद यह और बिगड़ सकती है और कुछ मामलों में सर्जरी के बाद भी फिर से बगंदर हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।